Good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. Today we are starting with our chapter number 9, the living organisms, characteristics and habitats. तो सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस किस को हम बोलते हैं कि ये लिविंग बीइंग है और ये लिविंग बीइंग नहीं है, एंड हैबिटेट्स जहाँ पर वो इनहेबिट करते हैं यानी कि रहते हैं, उनके माहौल की बात करेंगे। ठीक है। सो पहली एंड बुजो went on vacation to many places of their interest, and one such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines, and deodars, very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip, and finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with cascurian trees. While recollecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places were so humid. And yet, all of them had many organisms, living creatures of various kinds. तो पहली और बुझो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर विज़िट करते हैं। पहले गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश के वहाँ पर जाते हैं, हिमालयन पे जाते हैं, वहाँ पर कुछ पेड़ दिखते हैं उनको, तो कुछ पेड़ों के पत्ते या फ्रूट या स्टेम्स लेके आते हैं। फिर दूसरी बार घूमने जाते हैं उरी पे बीच के वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको अलग अलग किस्म के प्लांट्स मिलते हैं, तो वहाँ से वो ले आते हैं अपने साथ में थोड़ी सी यादगिरी। और बाद में लोग राजस्थान की साइड जाते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है बड़ा हॉट होता है और ड्राई होता है, राइट। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एटमॉस्फेयरिक कंडीशंस थी और वहाँ पर जो पेड़ पौधे उनको मिले और पेड़ पौधों के आजू बाजू में पक्षी या जीव जो भी उनको दिखे वो बहुत वैरायटी के थे, अलग अलग किस्म के थे। तो वो सोच उनमें आई, एक क्वेश्चन आया, ये सारे अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स उनको दिखे या इंसेक्ट्स दिखे या बर्ड्स दिखे वो सब वैरायटी वाले क्यों थे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर्स। तो क्या पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर एक भी लिविंग क्रीचर ना हो, ना तो कोई कीट हो, ना कोई पतंग हो, ना कोई पक्षी हो, ना कोई इंसान हो और ना ही कोई जानवर हो, ना ही कोई पेड़ पौधा या घास हो। तो ऐसी दुनिया में कोई जगह होगी पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर एक भी जीव ना हो, जीवित। So Bujo thought of places near his home inside the house, and he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organism here. But he found one tiny spider in the cupboard outside the home too. There did not seem to be any place he could not think of that did not have any living creatures. तो उसको ऐसे सवाल है कि ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मेरे को कोई भी जीव ना दिखे, राइट। तो घर के आजू बाजू में देखा या घर के अंदर उसने सोचा कबर्ड के अंदर तो कोई नहीं रहता होगा, लेकिन जब कबर्ड खोला तो उसके अंदर से भी उसको स्पाइडर मिला, राइट। तो अब सन काइंड ऑफ द अदर, कोई ना कोई जीव हमको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सो पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट द फार अवे प्लेसेस, and she read that people have even found tiny living organism in the opening of the volcanoes. अभी वोल्केनो पहली ने कहीं पढ़ा था कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स उनको इवन वोल्केनोस की ओपनिंग जहाँ पर से लावा धधकता हुआ एकदम गर्म लोहा जैसा, पिघला हुआ लोहा कैसा होता है लावा, इतनी तेज़ गर्मी जहाँ पर होती है वहाँ पर भी कुछ जीव
दिखे हैं। अभी सोचो इतनी गर्मी में कुछ जीव टिक सकते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी, राइट? सो ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms they were present in different locations that they had visited. The deserts had the camel, the mountains have got the yak and goats. Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like the ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings in these different regions? Were they the same? तो जब पहली और बुजो ने देखा कि माउंटेन्स के ऊपर तो याक और गॉड्स मिले, डेजर्ट में उनको कैमल मिला, प्यूरी के बीच के ऊपर उनको क्रैब्स मिले और एंट जैसी चीज़ें तो हर जगह पर मिली उनको, तो ऐसा क्या है, इतना वेराइटीज़ क्यों हैं? Let us start with a forest. Think of all the plants, animals, and objects that can be found there. List them in column 1 of the table 9.1. Then list the things, animals, and plants found in the other regions that are also shown in the table. You can collect the examples scattering through this chapter to fill the table 9.1. Now discuss also with your friends, parents, and teachers to find more examples to fill the tables. You can also consult many interesting books in the libraries that talk of animals, plants, and minerals on the different regions. Try and conclude many plants, animals, and objects, big and small, in each of the columns in the table. What kind of objects will we find that may not be the animals or plants? Perhaps parts of the plants like the dried leaves or the parts of animals like the bones. We may also find different kinds of soils and pebbles. Water in the oceans may have salts dissolved in it as discussed in the chapter. Then there could be many more objects as we go through the chapter. Keep adding more examples to table 9.1. We will discuss the table as we travel through many more interesting places. एक टेबल बनानी है, जैसे टेबल 9.1 यहाँ पर दी गई है कि आप अलग अलग जगह पर क्या माउंटेन के ऊपर तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी, डेजर्ट के ऊपर क्या मिलेगा, सी के ऊपर क्या मिलेगा और दूसरी कोई आजू बाजू की जगह और फॉरेस्ट में कौन कौन सी जगह मिलेगी। तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये टेबल आप भरने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, जहाँ पर हम रहते हैं और वहाँ का एडेप्टेशन क्या है। What do you find from the plants and animals listed in the activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for a desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kinds of organisms in these two columns? What are the surroundings like in these two regions? In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. Most of them use the air dissolved in water. There is a very little water available in the desert. It is very hot in the daytime and very cold at the night in the desert. The animals and the plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding.
The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kind of plants and animals in these two regions, isn't it? Let us look at the two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish. They the body structure of camel helps it to survive in desert conditions. Camels have the long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. अभी देखो हम दो ऑर्गेनिजम्स दो क्रीचर्स को कंपेयर करते हैं, दो अलग अलग माहौल से लिए हुए हैं, राइट। एक जो है वो दरिया किनारे से मछली ली हुई है हमने, और दूसरा है जो डेजर्ट जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, बहुत कमी होती है, राइट। तो कैमल वहाँ का जानवर है डेजर्ट का, और मछली जो है वो समुंदर की है, राइट। तो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में देखो तो कैमल के पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो दिन में बड़ी गर्म होती रहती है, और रात में ठंड भी उतनी ज़्यादा पड़ती है, राइट। तो दिन की गर्मी, अगर कैमल की हाइट छोटी होती तो ज़मीन की भाप जो निकलती है वो कैमल को गर्म लगती, वो ना लगे इसके लिए उसके पैर जो है वो लंबे हाइट वाले हैं ताकि गर्मी उस तक ना पहुँचे, राइट। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत ही कम मात्रा में पेशाब करते हैं। देयर डंग इज ड्राई एंड डू नॉट स्वेट, ऊपर से जब वो गोबर करेंगे तो उनका गोबर भी जो होगा ना वो एकदम ड्राई होगा, और ऊंट को कभी पसीना भी नहीं आएगा। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, क्योंकि कैमल बहुत दिनों तक पानी के बगैर रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी बॉडी में से पानी को निकलने ही नहीं देता, वेस्ट इतना नहीं निकालता उसकी बॉडी में से पानी का, राइट। न पसीना, न बाथरूम, न गोबर, राइट, किसी भी फॉर्म में उसमें पानी बचाए रखता है अपनी बॉडी में, तो वो पानी के बगैर बहुत सारे दिनों तक रह सकता है। Let us look at the different kinds of fish. Some of these are shown in figure also here. And there are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter. This shape helps them move inside the water. तो मछलियों का यहाँ पर फोटोग्राफ दिया हुआ है, उसमें बहुत अलग अलग किस्म की मछलियाँ दिखाई गई है, और सब मछलियों में एक कॉमन बात यह कि उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ताकि उसको आसानी रहे पानी के अंदर तैरने में, राइट। तो वो पानी में आसानी से तैर सके, इसीलिए उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, उसकी बॉडी के ऊपर साइड में स्केल्स होते हैं जो स्लिपरी, फिसलन जैसे होते हैं, राइट। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। तो एक तो आप अगर कोई फिश को पकड़ना चाहे तो वो स्लिपरी होती है, वो फिसल जाती है उसके हाथ से जल्दी, राइट। दूसरा, वो पानी के अंदर मूव करने में वो स्लिपरी स्केल्स उसको मदद करते हैं। We discussed in chapter 8 that the fish have the flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. अभी उसकी टेल, पूँछ जो होती है, और फिन्स जो होते हैं वो पानी में तैरने में अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना है तो उसमें भी मदद करती है, और पानी में बैलेंस बनाए रखना है तो भी वो मदद करते हैं। फिर गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। गिल्स जो होते हैं फिश की बॉडी में, वो पानी के अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन, मिक्स हुआ ऑक्सीजन जो होता है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, वो उस पानी में से लेने में मदद करते हैं। We see that the features of a fish help it to live inside the water, and the features of camel help it to survive in a desert. तो यहाँ पर पिक्चर में आप देखोगे तो कैमल को डेजर्ट में आसानी से रहने के लिए उसकी बॉडी के फीचर्स ऐसे बनाए हैं भगवान ने,
और मछली को पानी में जीवित रहने के लिए उसकी बॉडी के फीचर्स जो हैं वो इस तरह के हैं ताकि वो आसानी से रह सके। We have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth. हमने तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल लिए हैं, जबकि पूरी सृष्टि में कितने अलग अलग प्रकार के जीव हैं। In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found. तो ये अलग अलग हैबिटेट जो होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है, राइट। अभी जैसे मैं बात करूं कि कोई इंडियन जो होगा, राइट, तो यहाँ पर मैक्सिमम ठंडी हमारी जो है वो माइनस 8 डिग्री तक जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री तक जाती है ना। तो और हाई टेम्परेचर जो है वो अपने यहाँ पर हाई में हाई 46 या 45 जितना हो जाता है। अब अगर कोई इंडियन जो है वो लंदन की साइड जाएगा जहाँ पर तेज़ ठंडी होती है, जहाँ पर माइनस डिग्री में जाती है, या तो रशिया की साइड जाएगा जहाँ पर -2 -3 -10 डिग्री जितना टेम्परेचर होगा, तो हम लोग उतने टेम्परेचर में रहने के आदी नहीं होते हैं, तो हमें बहुत ठंड लगने लगेगी। वहाँ पर हो सकते हैं बीमार भी पड़ जाएं ठंड की वजह से। और जो लोग वहाँ पर इतनी ठंड में रहते हैं, राइट, वो जब यहाँ पर आते हैं तो इनको इंडिया की ठंड तो लगती नहीं, वो टी शर्ट पहन के घूम सकेंगे आराम से। तो हम लगेंगे अरे वाह, इनको ठंड नहीं पड़ती क्या, शॉर्ट टी शर्ट पहन के आराम से घूम रहा है, और हम लोग यहाँ दो दो जैकेट लगा बैठे हैं। तो ऐसा क्या है उसकी बॉडी में, राइट। लेकिन जब यहाँ पर रहते हुए जब गर्मी पड़ेगी 46 डिग्री जितनी, तब अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम आराम से रह लेंगे। लेकिन जिसको इतना आदत ही नहीं है 35 डिग्री से 37 डिग्री से ज़्यादा रहने में, तो वो जब 46 डिग्री में रहेगा तो वो फिर यहाँ पर तड़पने लगेगा, वो आसानी से नहीं रह सकेगा, राइट। तब वो सोचेगा कि ये इंसान लोग कैसे आराम से घूम फिर रहे, कुछ नहीं हो रहा इनको, और हमारी हालत ख़राब हो गई गर्मी में, तो राइट। तो जहाँ पर नॉर्मली जो इंसान या जानवर पाया जाता है वो अपनी बॉडी को इस हिसाब से ढाल लेता है कि वो आजू बाजू का वातावरण उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, राइट। The presence of specific features or the certain habitats which enable an organism to live naturally in a place is called the adaptation. तो adaptation क्या होता है कि हम अपने आप को इस किस्म से ढाल लेते हैं हमारे आजू बाजू के वातावरण या माहौल के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही हो, ठीक है, जब आप घर जाते हो तो जूता कहीं पर फेंक दोगे, शर्ट कपड़े उतार के सोफ़ा पे या झूले पे डाल दोगे और चिल्ला के बोलोगे मम्मी खाना दो भूख लगी है। लेकिन जब स्कूल में होते हो तो ना, तो आप कितनी भी गर्मी हो रही हो आप जूते उतार के यहाँ वहाँ नहीं उतार सकते, ज़ोर से टीचर के सामने बोल नहीं सकते। तो आप ही हो, घर पे आपका माहौल पूरा चेंज हो जाता है, और स्कूल पे आते हो तो आपका एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता है। तो क्या है कि स्कूल का वातावरण जो है, राइट, आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। जब घर जाते हो तो आप अंदर से अपने आप को इस माहौल में ढाल लेते हो, है ना। इसीलिए तो बच्चे जो फर्स्ट टाइम स्कूल आते हैं उनको सब नया नया लगता है, तो पूरा दिन रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आजू बाजू का वातावरण उनको नया नया लगने लगता है, और कोई जान पहचान वाला भी नहीं होता है, राइट। तो स्कूल जब शुरू होती है सर नर्सरी की, तो आप देखना 8-10 दिन के लिए तो बच्चे रोज़ रोते रहेंगे, रोज़ रोते रहेंगे। फिर धीरे धीरे माहौल से यूज़ टू हो जाते हैं, फिर लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें। फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगते हैं, फिर टीचर से बात होने लगती है, फिर खेलने लगता है, राइट। फिर जब छुट्टी आती है तब उसको अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि घर पे अकेला हो जाता है। यहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिसके साथ वो खेल सकता है। तो कैसे माहौल के हिसाब से वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडप्टेशन। Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in the sea. अभी ये दोनों की बॉडी के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि मछली जो है वो पानी के बगैर नहीं रह सकती, डेजर्ट में नहीं रह सकती। और डेजर्ट का जो जानवर है,
वो पानी में, समुंदर में नहीं रह सकेगा क्योंकि उसको खारा पानी लगेगा, राइट। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड द हैबिटेट। तो जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म निश्चित तौर पर रह सकता है वो उसका होता है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम, यानी कि उसका घर। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू द ऑर्गेनिजम्स। तो हैबिटेट उसको क्या प्रोवाइड करता है? ड्वेलिंग प्लेस, फूड करता है, वाटर देता है, हवा देता है, आश्रय देता है, एंड बहुत सारी अदर चीज़ें। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। तो कैक्टस जो है वो एक प्लांट है, वो डेजर्ट में रहता है, राइट। कैमल जो है वो एक एनिमल है, वो भी डेजर्ट में रहता है, राइट। और कुछ बर्ड्स हैं जो सिर्फ रेगिस्तान जैसे इलाके में रह सकते हैं, राइट। तो अलग अलग किस्म के जीव जो हैं वो एक प्राकृतिक माहौल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ढाल लेते हैं उस माहौल के हिसाब से। दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। The plants and animals that live on the land are said to live in terrestrial habitat. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के ऊपर आराम से रहते हैं उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Some examples of the terrestrial habitats are forest, grassland, desert, coastal and mountain region. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या आ जाता है? ग्रासलैंड, जहाँ पर बहुत सारा घास उगता हो, बहुत सारे पेड़ उगते हैं तो फॉरेस्ट, जहाँ पर रेगिस्तान जैसी बहुत सारी मिट्टी है तो डेजर्ट। कोस्टल, समुंदर किनारे का जो ज़मीन होती है, कोस्टल। एंड माउंटेन रीजन्स, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो जो लोग पानी में रहते हैं, राइट, जो जीव, प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, राइट, तो उसको हम बोलते हैं, पानी में रहने वाले को, एक्वेटिक हैबिटेट। लेक, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट्स। There are large variations among terrestrial habitats like the forest, grassland, desert, coastal and mountain located in different parts of the world. The organisms, both plants and animals, live in a habitat are its biotic component. तो जो भी जीव, सजीव जो है, वो जिस एरिया में रहता है उस एरिया का वो कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जीव वाला पार्ट। चाहे फिर वो मच्छर हो, मक्खी हो, पक्षी हो, राइट, सांप हो, तो जिस एरिया में जो रहते हैं वो उसका बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर, जहाँ पर हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह का पानी, हवा, राइट, सॉइल, मिट्टी कैसी है, वहाँ के पत्थर कैसे हैं, रॉक्स कैसे हैं, वो सब कहलाता है उसका एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये आप बताना मेरे को, ठीक है। या सोच के ढूंढना आंसर कि सनलाइट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट है। हीट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट है। We know that some plants grow from seeds. Let us look at some of the abiotic factors and their effect on the seeds as they grow into the young plants. अभी बायोटिक फैक्टर्स की हम बात करें, प्लांट्स जो हैं वो कहलाता है उसका बायोटिक कंपोनेंट। अभी प्लांट तो ग्रो होता है सीड में से, राइट। तो सीड को क्या क्या चाहिए ताकि वो एक प्लांट में पनप सके, बड़ा हो सके, कन्वर्ट हो सके? तो हम सबको पता है कि सीड को अच्छे से पानी देना पड़ेगा, अच्छे से सनलाइट देना पड़ेगा, मिट्टी में खाद डालनी पड़ेगी, तब जाके वो एक प्लांट पौधे में कन्वर्ट होगा बीज में से, है ना। Recall the activity 5 in chapter 1. We made the sprouts from the मूंग and चना seeds. याद है फर्स्ट चैप्टर में फिफ्थ एक्टिविटी थी स्प्राउट्स बनाने की,
मूंग दाल और चना में से। इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। तो जब वो स्प्राउट्स बन जाते हैं तब हम बोलते हैं कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो चुका है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट। फिर जब वो सीड जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, फिर थोड़ा और उसको मिट्टी, सनलाइट, एयर, वाटर मिलता है तो फिर वो एक पौधा बनता है, फिर एक पूरा झाड़ बन जाता है ना। So collect some dry moong seeds, keep 20 to 30 seeds aside and soak the rest in the water। तो कुछ एक दाने जो लो, मूंग दाने, कुछ दानों को साइड में रख दो और बाकी को पानी में भिगो लो एक दिन के लिए। देन डिवाइड द सॉक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। और ये जो भीगे हुए थे दाने उनको आप 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो टोटल हमारे पास 5 सीड्स, जो मुट्ठी भर सीडलिड से, अब उसके 5 भाग हो गए। एक को हमने साइड में ही रख दिया था, ऐसे ही भिगोया नहीं था। बाकी का जो हिस्सा था जिसको हमने भिगोया था उसके भी 4 अलग अलग पार्ट कर दिए और सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे अभी। कीप वन पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर फॉर 3 to 4 days। तो एक हिस्सा जो सीड्स का था हमारा उसको हमने 8-10 दानों या 15-20 दानों को 3-4 दिन के लिए पानी में ही डुबो के रख दिया हमने। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड those submerged in the water। Keep one part of the soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark room like a cupboard that does not allow any light to come in it। बाकी के जो हिस्से बचे थे हमने, तो एक को हमने पूरा सनलाइट में धूप में रख दिया और दूसरे हिस्से को हमने पूरे के पूरा अंधेरा, जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं जाती, जैसे कबर्ड है हमारा, तो कबर्ड में छुपा के रख दिया हमने। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और दूसरा एक चौथा हिस्सा जो बचा उसको एकदम ठंडे माहौल यानी कि फ्रिज जैसी ठंडक वाली जगह पर डाल देते हैं। से इन ए रेफ्रिजरेटर और विथ एन आइज अराउंड देम। या तो बर्फ़ आजू बाजू में रख दो उसकी, ठीक है। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। हर रोज़ उसको साफ़ करके धो के पानी बदल देने का, ठीक है। और फिर आपको क्या नोटिस होगा कि आफ्टर ए फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। तो क्या वो अलग अलग माहौल में जो हमने रखा था सभी सीड्स उतनी ही स्पीड से या उतनी ही रफ्तार से ग्रो जर्मिनेट हुए हैं क्या, राइट, वो हमको देखना है। डू यू फाइंड द स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस। किसी किसी में हमको ऐसा लगा कि इसका जर्मिनेशन बड़ा ही स्लो है, राइट। वो देखो इतना फूल गया और ये सिर्फ इतना ही फूला है, और किसी किसी में तो बिल्कुल ही नो जर्मिनेशन हुआ है। So do you realize that the abiotic factors like air, water, light and heat are important for growth of the plants। तो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी प्लांट्स हो उसको जर्मिनेट होने के लिए हमें कम से कम ये 4 बेसिक जो हैं, हीट, वाटर, लाइट, राइट एंड एयर, ये सब ज़रूरी है उसके लिए। In fact, the abiotic factors are important for all the living organisms। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको जीवित रहने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अगर वो एबायोटिक कंपोनेंट नहीं मिलेगा तो बायोटिक कंपोनेंट भी ख़त्म हो जाएगा। So we find that organisms exist in very cold as well as very hot climates, isn't it। तो कोई ठंडी में भी रह लेता है, कोई गर्मी में भी रह लेता है। How do they manage to survive। तो वो सर्वाइव कैसे हो जाते हैं, मैनेज कैसे कर लेते हैं सर्वाइव होने में। Adaptation is the method by which the organisms get well adjusted to the climate। तो हमारे अंदर एक क्षमता डाली गई है जिसको हम बोलते हैं एडप्टेशन, जिसकी वजह से हम हर एक माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। और जो फेल हो जाते हैं, अपने आप को ढाल नहीं पाते माहौल से, या तो उन्हें वो माहौल छोड़ के भाग जाते हैं या तो वो डेड हो जाते हैं, उस माहौल में नहीं रह पाते हैं, राइट। Adaptation do not take place in a short time because the abiotic factors of the region also change very slowly।
तो एडेप्टेशन ऐसा नहीं है कि आज ही बच्चे को फर्स्ट टाइम स्कूल में डाला और फर्स्ट डे पे ही वो अच्छे से खेलता खेलता घर चला गया। किसी को 10 दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, किसी को 6 दिन लगेंगे, किसी को 2 दिन, और कोई 1 या 2 दिन में ही एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजू बाजू का वातावरण भी चेंज होता रहता है, तो वो भी फास्ट चेंज नहीं होता, स्लोली स्लोली चेंज आते हैं उसके अंदर भी। Those organisms which cannot adapt to this changes die। तो जो जानवर वो एडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं वो डाई, डेथ हो जाती है उनकी। एंड ओनली द एडेप्टेड वन सर्वाइव। जिंदा कौन रहता है? जो आजू बाजू के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, उसमें सर्वाइव कर जाता है। Organisms adapt to different abiotic factors in different ways. This results in a wide variety of organisms in different habitats। तो इसी की वजह से ही हमारे आजू बाजू में इतनी सारी वेराइटीज़ हमको दिखने लगती है, राइट। Let us look at some of the habitats, understood the abiotic factors and adaptations of animals in this habitats। तो आगे का चैप्टर का जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स क्या है, अलग अलग हैबिटेट्स कौन से हैं, और एनिमल्स कैसे उसके अपने आप को ढाल लेते हैं, अडप्ट होते हैं इन सब हैबिटेट्स के हिसाब से। वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।